नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश राय सिंघानी आपका स्वागत करता हूं यूसीए के इस अनोखे प्लेटफॉर्म पर। अब तक हम इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित करना और डेसिमल को बाइनरी में परिवर्तित करना सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। जैसे हमारा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि सभी चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी? हमारे हार्डवेयर होंगी, क्योंकि हम उन्हें छू पा रहे हैं इसीलिए। लेकिन इसी के इतर एक चीज़ और है जिसे हम सिर्फ समझ पाते हैं या हम महसूस कर पाते हैं कि हाँ, ऐसा कोई प्रोग्राम है या ऐसी कोई लैंग्वेज है या ऐसी कोई भाषा है जिसके पीछे कंप्यूटर काम कर पा रहा है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर काम कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे हमने बात की थी बाइनरी और डेसिमल, कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा को समझता है, हर चीज़ को बाइनरी में लिखता है, तो वो उसका एक अपने आप में सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो देखिए, जिस तरह हम हिंदी या इंग्लिश भाषा को समझते हैं, आप में से कुछ मेवाड़ी वागड़ी भी समझते होंगे, हूँ बोली रहा हूँ करी रहा हूँ जवी रहा हो। तो देखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग हैं। यहाँ कंप्यूटर ना तो हिंदी समझ पाता है, ना इंग्लिश समझ पाता है, ना ही मेवाड़ी वागड़ी समझ पाता है। वो समझ पाता है तो अपने लिए एक सेट जो बनाया गया है भाषाओं का, एक जो सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाया गया है, वो सिर्फ उसी को समझता है। तो कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं उसकी एक नियत भाषा होती है जिसे मशीनी लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहा जाता है। इसी मशीन की भाषा से दिए जाने वाले निर्देशों को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिसकी सहायता से हम कोई भी हार्डवेयर को चला पाए। देखिए, सिर्फ एक माउस को आप किसी भी मशीन में जोड़ दें, एसी में, फ्रिज में जोड़ दें, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे जो हमें आवश्यक प्रोग्रामिंग है वो नहीं की हुई है। अगर आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम करते हैं या आप जब भी कोई नया माउस या कीबोर्ड भी लगाते होंगे कंप्यूटर में, जब अटैच करते होंगे, तो वो कुछ समय लेता है। मतलब वो जो अपने सॉफ्टवेयर है वो उनको इंस्टॉल करता है कंप्यूटर पे और उसके बाद वो कार्य कर पाते हैं। तो देखिए, इसके द्वारा हम सारे काम कर पाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। उसके लिए यह असंभव है कि वह ये कार्य कर सके। अब देखिए, ये सॉफ्टवेयर भी जो हैं ये दो प्रकार के हैं। पहला जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब जो हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में उसकी आत्मा है, इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर की अपनी एक आत्मा है। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे कई प्रोग्रामों को कहा जाता है जिसका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना हो। जैसा कोई भी प्रोग्राम जिससे हमारा कंप्यूटर चल रहा हो, कंप्यूटर को चलाने का कोई कार्य कर रहा हो या उस लायक उसको बना दे, तो ऐसे सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण मैंने दिखा रखे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। पहला है विंडोज और दूसरा है लिनक्स। विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन कंपनी का है। यहाँ लिखा हुआ है छोटा सा, देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स इस कंपनी के मालिक हैं। और लिनक्स जो है ये बहुत गजब का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैं इसको गजब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें आप कमांड अपने हिसाब से कोई भी नियत या फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे विंडोज़ 7 आती थी, विंडोज़ 8 आई, 12 आई, 10 आई, अलग अलग वर्जन आए विंडोज़ के, वैसे ही लिनक्स के भी अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे उबंतु, कुबंतु, सुबंतु, ये इसके अपने वर्जन हैं। अब देखिए, ओपन सोर्स का मतलब है आप इसमें कमांड अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। विंडोज़ में कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एम, इन सब के एक फिक्स मतलब होते हैं। जबकि आप लिनक्स में कोई भी अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। कंट्रोल ए का मतलब कंट्रोल ऑल नहीं करके हम को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल पी अगर हम विंडोज़ में करते हैं तो प्रिंट का कमांड होता है। कंट्रोल पी किसका कमांड होता है? प्रिंट का। जबकि हम चाहें तो लिनक्स में कोई भी कमांड किसी भी हिसाब से अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम हैं जो रोज़मर्रा में काम आने वाले कंप्यूटरों के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स हैं।
जो तेजी से और सरलता से काम करने में हमारी मदद करते हैं। और इसके अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप देखेंगे MS वर्ड, MS एक्सेल, वो सब अपने आप में क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे वेतन की गणना करने के लिए, आपके लेन देन के हिसाब के लिए, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं, जैसे MS ऑफिस है, आपका विंडोज़ प्लेयर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अब देखिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, क्योंकि कंप्यूटर जैसे मैंने कहा सॉफ्टवेयर, भाषा कोई समझ पाता है, उसकी एक अपनी अलग भाषा होती है। तो देखिए कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इसे जिस भाषा में लिखा जाता है उसे उसी प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार की भाषाएं हैं, लो लेवल और हाई लेवल। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो भाषा बनी होगी लो लेवल भाषा बनी होगी, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुए होंगे, हाई लेवल बन गई होगी। कुछ लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, हाई लेवल पहले पढ़ते हैं फिर लो लेवल पढ़ते हैं, और बहुत सारी किताबों में भी उल्टा ही दे रखा है। लेकिन होना ये चाहिए, पहले लो लेवल को समझना चाहिए फिर हाई लेवल को समझना चाहिए। तो देखिए लो लेवल या मशीनी भाषा जो है, उसके अंतर्गत हमने बात की थी बाइनरी की, 0 और 1 की। तो जो 0 और 1 को समझता है और उसी श्रृंखला में ये भाषा लिखी जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग भाषा। और ये सीधे नहीं समझी जा सकती, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर कर ही सीखते हैं, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत आती है असेंबली भाषा। पारिवारिक शब्दों में यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें मशीनरी भाषा में प्रयुक्त अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर और चिन्हों का भी उपयोग किया जाता है। देखिए ऊपर तो हम मशीनी भाषा में सिर्फ 0 और 1 का उपयोग ही कर रहे थे, लेकिन असेंबली भाषा में हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न अंकों और चिन्हों का भी उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंतर्गत फोर्टॉन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, फॉक्सप्रो, सी, C++, जावा, J2EE, जावा, J2EE, HTML आदि भाषाएं आ जाती हैं। तो इनमें से हम एक एक भाषा को ले लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बेसिक, बेसिक जो है इसका पूरा नाम है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जी हाँ, बेसिक जैसा आप सुन रहे हैं हाई लेवल है, लेकिन उसका भी बेसिक है। और देखिए इसका विकास जो है 1964 में जॉन कैमिनी और थॉमस कुड्स ने किया था। यह पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। तो एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ बनता है, पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो याद रखना उसका नाम है बेसिक। और बेसिक का यहाँ पूरा नाम है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए बात करते हैं, इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर भी कहा जाता है। एक और अच्छा सवाल यहाँ बन सकता है, निम्नलिखित में से किस भाषा को अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड को क्या कहा जाता है? अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर। अगली है हमारे पास फोर्टॉन। इसका पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जी हाँ, फोर्टॉन का मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो याद रखिएगा विश्व की पहली उच्च स्तरीय भाषा है और इसका विकास J.W. बेकस द्वारा किया गया था और IBM कंपनी के द्वारा 1957 में किया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है, IBM का यहाँ मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का यहाँ मतलब क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने इसका कब किया है? 1957 में आविष्कार किया है। चलिए बात करते हैं देखिए फोर्टॉन पहले आई है, बाद में बेसिक आई है, लेकिन बेसिक ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है।
ये फॉर्मूलाज के लिए है, बेसिकली अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलाज बनाने के लिए। सी, अब इसके बाद है सी। आप में से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा, बीटेक एमटेक किया होगा, यशवंत कनेटेकर या ई बाला गुरुस्वामी की सी की किताब भी पढ़ी होगी, बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं, पॉइंटर, इंटीजर, एरे, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देखिए यह दुनिया की पहली ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बहुत पुरानी है और इसका उपयोग आज भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन देखिए इसके यहाँ पर नए रूप आ गए हैं, सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, ये सब सी भाषा के नए रूप हैं। इसको और अपडेट किया जा रहा है लगातार। लेकिन हाँ, किसी भी इंजीनियर को ये भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। अब फोर्टॉन नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक्स नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सी भाषा का आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है आपके पास जावा। जावा आज की तारीख में अगर देखा जाए, जावा सुमात्रा में द्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडोनेशिया का द्वीप है जावा, जहाँ पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। लेकिन ये जावा एक प्रकार की भाषा है जिसका उपयोग आजकल गेम्स बनाने में किया जाता है। जो आप कंप्यूटर मोबाइल पे जो गेम खेलते हैं वो जावा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और देखिए ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा इसे विकसित किया गया। इसके भी नए नए रूप आ गए हैं, जैसे जावा, J2EE, J3EE, इसके अलग अलग रूप भी मार्केट में आजकल देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास C++। यह स्टैटिक टाइप, स्वतंत्र, प्रपत्र, बहुप्रतिमान, संकलित, सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है और एक मध्य स्तरीय भाषा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यह दोनों उच्च स्तर और निम्न स्तर की भाषाओं के सुविधाओं से बनी है। तो देखिए इसको मध्य स्तरीय भाषा कह सकते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों को कंबाइन करके बनाई गई है। यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, सी का उच्च स्तरीय रूप भी है ये, और स्वतंत्र है। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बात की थी ओपन सोर्स, एक तरीके से आप इसको ओपन सोर्स कह सकते हैं, सबके लिए ओपन है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। HTML, मुझसे अभी कोई छात्र कुछ दिन पहले पूछ रहा था कि सर ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है जो सबसे टफ हो, जिसको आज तक कोई डिकोड ना कर पाए, या ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसको हम हैक नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आप याद रखिएगा, पेंटागन जो है अमेरिका का खुफिया विभाग या रक्षा विभाग जो है, जिसे पेंटागन कहा जाता है, मतलब इसकी जो बिल्डिंग है पंचभुजीय आकृति में बनी हुई है। ये जो इनकी बिल्डिंग है वो आपकी पंचभुजीय आकृति में इस प्रकार बनी हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है पेंटागन, पंचभुजीय आकृति। अब देखिए ये जो पेंटागन है, इसकी जो वेबसाइट है, जो अमेरिकी रक्षा विभाग या खुफिया विभाग की जो वेबसाइट है वो रूबी पर बनी है। जैसे HTML पे वेबसाइट भी बनती हैं, तो ये जो बनी है वो बनी है रूबी पर, और दुनिया की सबसे टफ लैंग्वेज मानी जाती है। इसको आप आज तक तो कोई नहीं कर पाया हाईजैक। चलिए बात करते हैं HTML। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस भाषा का उपयोग वेबसाइट्स बनाने में किया जाता है, HTML याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं हार्डवेयर के ऊपर। अब देखिए हार्डवेयर, जैसे मैंने कुछ समय पहले आपसे बात की थी इनपुट और आउटपुट इकाइयों की, बहुत सारी इनपुट इकाइयों की हमने बात की थी, OCR, OMR, MICR, आपका कीबोर्ड था, आपका माउस था, या फिर आपकी स्क्रीन थी, TFT थी। ये सब क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। तो देखिए हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर के वे सभी साधन आते हैं जिन्हें देखकर, छूकर अनुभव किया जा सकता है, अर्थात कंप्यूटर के भौतिक रूप से आकार लिए हुए सभी भाग उसके हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे फ्लॉपी ड्राइव हो गया, CD ड्राइव हो गया, CD रोम हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, आपका प्लॉटर हो गया, ये सब जो है आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। बहुत ही निकट भविष्य में, बहुत जल्द 6 तारीख को कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। लगभग तय है, अगर कोई अप्रिय घटना नहीं घटती है तो ये एग्ज़ाम होना बिल्कुल तय है। लगभग 15 लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। देखिए आपके पास एक अच्छा टॉपिक है कंप्यूटर, और इसमें आप अच्छे से मार्क भी प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए आज हम बात करते हैं भंडारण युक्ति की। तो देखिए कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना भंडारण कहलाता है, ये याद रखिएगा आप। भंडारण युक्ति को स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। कंप्यूटर में किसी भी डेटा को या सूचनाओं को सहेज कर रखने का कार्य स्टोरेज डिवाइस करती है। यह दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहली प्राइमरी या प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम बात करते हैं प्राइमरी के बारे में। इन्हें हम वॉलेटाइल भी कह सकते हैं। याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरीज जो है वो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। रैम, रोम और कैश, तीन प्रकार की हो सकती हैं, रैम, रोम और कैश मेमोरी। तो आपने अक्सर सुना होगा रैम और रोम। अब इसमें छात्र अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो क्या कंफ्यूजन है उसकी हम बात करेंगे। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है स्थायी मेमोरी है और अस्थायी मेमोरी है, तो छात्र अक्सर कंफ्यूज होते हैं, साहब रैम स्थायी है या रोम स्थायी है। तो याद रखिएगा, मैं आपको इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, जीवन क्या हो गया, अस्थायी हो गया। इसीलिए जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है। जबकि रोम को आप रावण मान लें, और रावण कहाँ रहता था, यह रहता था लंका में, और बढ़िया सोने की लंका बना के रहता था श्रीलंका में। तो इसका जीवन बड़ा स्थायी था, मज़े से रहता था, किसी की बीवी भी उठा के ले गया था। उससे मुझे याद आया, एक बार एक लड़का, बड़ा यंग सा स्मार्ट सा लड़का मंदिर गया और राम जी को बोला, हे राम जी मेरी बीवी खो गई है, मेरी बीवी मिलवा दीजिए। तो पास में एक ज्ञानी लड़का और बैठा था, उसने बोला, अरे बावले इनकी तो खुद की खो गई थी, हनुमान जी ने ढूंढ के दी थी, उनके पास जा। तो देखिए ये तो सिर्फ एक पक्ष है, आप इसको आनंद ले सकते हैं लेकिन दिल पे न लें। चलिए बात करते हैं हम वॉलेटाइल या अल्पकालिक भंडारण युक्ति की। पहला है उदाहरण रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हिंदी में यादृच्छिक अधिगमन स्मृति भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर को हम बंद करते हैं इसका डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए ही स्टोर करके रखा जा सकता है। इसमें जब तक कंप्यूटर पे काम किया जा रहा है तब तक ही डेटा स्टोर रहता है, और काम खत्म होने के बाद, कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद मेमोरी का सारा डेटा स्वतः ही चला जाता है। देखिए आप किसी भी कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करते हैं, आप जब भी किसी कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करते हैं तो आप देखते हैं कि उसको चालू होने में समय लगता है। तो देखिए होता यह है कि जितना भी डेटा जो था वो रोम क्या करता है, जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो आप स्टार्टिंग में देखते हैं मोबाइल या कुछ भी जब आप चालू करते हैं तो उस कंपनी का नाम लिखा हुआ आता है कुछ समय तक। ये सैमसंग का फ़ोन, सैमसंग लिखा हुआ आएगा, श्योमी का है, एमआई लिखा हुआ आएगा। तो चीज़ें अलग अलग लिखी हुई आती हैं वहाँ पर। वो बेसिकली उसका बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट होता है, उसका बायोस होता है। वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि पीछे जब कंप्यूटर चालू हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी सारी जो सूचनाएं जो रोम में एकत्रित थी वो रैम पर डाल रहा है। और जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा रैम का डेटा स्टैटिक रहेगा और जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करेंगे तो रैम का डेटा खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी या यादृच्छिक अधिगमन स्मृति। इसमें डेटा कंप्यूटर बंद करते ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन वॉलेटाइल या दीर्घकालिक भंडारण युक्ति। ये लंबे समय तक कंप्यूटर भंडार के लिए होता है। इसे रीड ओनली मेमोरी, रोम भी कहते हैं, और हिंदी में यह पठन स्मृति कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्थायी मेमोरी कौन सी है, रोम, और अस्थायी कौन सी है, रैम। मैंने राम के उदाहरण से समझा दिया था। इसके बाद एक और होती है हमारे पास कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बीच में लगाई जाती है और कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। ये कंप्यूटर के लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कहलाती हैं। यह लंबे समय तक भंडार के लिए होती हैं और जब आप चाहें तो डेटा या इन्फॉर्मेशन वापस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपकी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, अंकीय वीडियो डिस्क हो गई, डीवीडी हो गई, वीसीडी हो गई,
पेन ड्राइव आपकी हो गई। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहला उदाहरण मैंने यहाँ दिखा रखा है हार्ड डिस्क की, 3 TB की 3 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। देखिए ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल बनता है, इसका अपन ये नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि कैसे मेमोरी का क्या क्या यूज़ होता है, मेमोरी कंजप्शन कितना कैसा होता है, उसकी भी बात हम करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो ये एक उदाहरण है हार्ड डिस्क का आपके यहाँ पर। यह है 512 GB से लेकर, सामान्यतः आजकल अगर हम देखें मार्केट में तो 512 GB से लेकर 8 TB तक मार्केट में हार्ड डिस्क वर्तमान में उपलब्ध है। नेक्स्ट, फ्लॉपी बहुत पहले चला करती थी, मैग्नेटिक कोर हुआ करता था इसके अंदर, धूप से ये खराब हो जाती थी, आजकल ऑब्सलेट हो गई है। मात्र अगर हम देखें तो 1.44 MB से लेकर 2.88 MB स्टोरेज क्षमता ही इसकी होती थी। वर्तमान में यह पूर्णतः बंद हो गई है। उसके बाद आती है CD हो गया, DVD हो गया, VCD हो गया। इनके पूरे नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। CD मतलब हो गया यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, VCD मतलब वीडियो डिस्क ड्राइव। तो ये अलग अलग प्रकार की गोल सीढ़ियाँ होती हैं, पापड़ की तरह आपने देखा होगा, पतली सी होती हैं। और इसमें भी हम 700 MB हुआ करता था CD में। फिर उसके बाद जो DVD आई 4.7 GB की आई, VCD भी लगभग इतना ही हुआ करता था। इसके बाद एक नई पीढ़ी और आई थी जो वर्तमान में वापस से ख़त्म हो गई, होलोग्राफिक डिस्क और BRD, बारकोड डिस्क। तो ये जो होलोग्राफिक डिस्क वगैरह हुआ करती थी ये 14 GB और इसके ऊपर भी थी, लेकिन वर्तमान में ये भी ऑब्सलेट हो गया है, मतलब मार्केट से ख़त्म होती जा रही है। इसके बाद पेन ड्राइव्स हैं हमारे पास। कुछ पेन ड्राइव्स होती हैं 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB तक मार्केट में साधारणतः पेन ड्राइव्स उपलब्ध है। आपने देखा होगा अलग अलग शेप्स में आती हैं। मैं एक पेन ड्राइव आपको दिखा भी देता हूँ, कोई पेन ड्राइव अगर हो तो हमारे पास। ये देखिए पेन ड्राइव लगभग इस प्रकार का होता है और ये है 1 GB, 2 GB, 4 GB के गुणक में चलता है। चलिए अब आप ये बार बार सर सोचते होंगे ये GB क्या है, TB क्या है, MB क्या है। तो अब हम अगले टॉपिक में इसी की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट की। जी हाँ, बहुत मोस्ट टॉपिक है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, या 4-5 इकाइयों के नाम लिख देंगे, इनमें से सबसे बड़ी इकाइयों को आप पहचानें। तो कई बार छात्र इसमें से कंफ्यूज हो जाता है, या कई बार मन में भी ये सवाल रहता है कि साहब यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो अपलोडेड हैं तो उनका सर्वर कितने साइज़ का होगा, या फिर गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके जो सर्वर होते होंगे इनका साइज़ कितना होगा, इनका स्टोरेज कितना हो सकता होगा। तो ये सब कई बार छात्रों के मन में सवाल रहते हैं। आज मैं प्रयास करूंगा कि आपके इन सवालों का समाधान कर पाऊँ। तो देखिए हमारे कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो होता है एक बिट, BIT बिट। जी हाँ, एक बिट का मतलब या तो 1 होता है या 0 होता है। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ये बात हम कर चुके हैं जब हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को जब हमने बाइनरी में बदला था। देखिए उसके बाद एक और यूनिट आती है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। नॉर्मली हमने सुना है कि 8 बिट का मतलब 1 बाइट होता है, लेकिन याद रखिएगा बीच में 4 बिट का मतलब 1 निबल भी होता है। जी हाँ, यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है 1 बिट, सबसे छोटी इकाई। तो अगर ये आपसे कोई पूछ ले कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपको याद रखना है बिट। 1 बिट में 0 या 1 कुछ भी एक चीज हो सकती है। 0 है तो उसका मतलब ऑफ है, 1 है तो उसका मतलब ऑन है। 4 बिट मिलकर बनाते हैं 1 निबल, 2 निबल या 8 बिट मिलकर बनाते हैं 1 बाइट। उसके बाद 1014 बाइट्स मिलकर बनाते हैं 1 KB, 1 किलोबाइट्स। फिर उसके बाद 1024 KB बराबर 1 MB, मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट्स मिलकर बना देते हैं 1 GB।
जैसे अभी मैं बात कर रहा था पेन ड्राइव्स की आपसे, तो पेन ड्राइव जो होती हैं 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB ऐसे आती हैं। तो GB मतलब यहाँ है गीगाबाइट, ठीक है। उसके बाद 1024 GB मिलकर बनाती हैं 1 TB। जैसे मैंने कहा हार्ड डिस्क जो होती है, मैंने चित्र भी आपको पिछले क्लास में दिखाया था, 3 TB का एक हार्ड डिस्क मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए यहाँ हार्ड डिस्क मैंने कहा 1 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB तक की वर्तमान में आसानी से उपलब्ध है। इसी प्रकार 1024 TB मिलकर बनाते हैं 1 PB, 1 पेटाबाइट। 1024 PB बराबर 1 EB, एक्साबाइट, और 1024 EB बराबर 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। अब मैं आपको यहाँ एक शब्द याद दिलाता हूँ। अगर आपने रोबोट फिल्म देखी हो चिट्टी, रजनीकांत जब अपना परिचय देता है चिट्टी, तो वो बताता है कि मेरी मेमोरी जो है वो 2 योटाबाइट है। जी हाँ, चिट्टी या जो रजनीकांत जब रोबोट बने थे तो वो अपनी मेमोरी बताते हैं 2 योटाबाइट। मतलब अगर फिल्मों में इतनी मेमोरी यूज़ हो रही है तो ये बहुत बड़ी मेमोरी होती होगी। इसका मतलब है कि HD में इतनी फिल्में कि आप 100 साल तक बैठकर भी ना ख़त्म कर पाए। इसका मतलब यह है कि इतना डेटा कि HD में, मतलब एक फिल्म अगर 20 GB की भी हो तो भी इतनी इसमें फिल्में आ सकती हैं कि पूरे जीवन में, 100 साल के जीवन में आप ख़त्म नहीं कर सकते। अरबों घंटे का कंटेंट होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोटाबाइट। याद रखिएगा ब्रोटाबाइट BB, बहुत खतरनाक शब्द है BB, लेकिन ये वो वाली BB नहीं है, ये है ब्रोटाबाइट वाली, घर वाली BB नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए याद रखिएगा, अभी जो LDC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ सवाल है आपके सामने। इसके बाद 1024 ब्रोटाबाइट बराबर 1 GOP या GEOP गॉबाइट। जी हाँ, याद रखिएगा वर्तमान में जितने भी बड़े सर्वर हैं वो 1024 GOP तक पहुंचने वाले हैं। यानी वर्तमान में जितने भी सर्वर हैं वो 1 या 2 गॉप के बराबर है वर्तमान में। तो आगे वो बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे? 1 सेंगाबाइट, 1 पीज़ाबाइट, 1 अल्फ़ाबाइट, 1 कार्टाबाइट। देखिए ये आगे और भी इकाइयाँ हैं, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल तो वो अधिकतम सवाल पूछ सकता है आपसे 1 गॉबाइट तक का। वर्तमान में सबसे छोटी इकाई क्या हो गई हमारे पास? 1 बिट, और सबसे बड़ी इकाई वर्तमान में, याद रखिएगा, सबसे बड़ी इकाई 1 गॉबाइट है सब। लेकिन भविष्य में हो सकता है हमें इससे बड़े स्टोरेज की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमने अपनी सुविधा के लिए और भी बहुत सारी यूनिट बना ली हैं कि हो सकता है भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 1024 गॉबाइट आगे जाकर बन जाएंगी 1 SB यानी सेंगाबाइट। उसके बाद 1024 SB बन जाएंगी 1 पीज़ाबाइट, 1024 पीज़ाबाइट बन जाएंगे अल्फ़ाबाइट, और इस प्रकार यह यूनिट चलती रहेगी और अंत में जाकर सबसे आएगा कापेर बाइट। सबसे अंत में जाकर आपके पास मेमोरी की जो यूनिट आ जाएगी वो हो जाएगी 1 कापेर बाइट। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क और टोपोलॉजी के प्रकार। जी हाँ, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। जब दो से अधिक कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ते हैं तो वो नेटवर्किंग कहलाता है। आपने 3 प्रकार की नेटवर्किंग सुनी होगी, लैन, मैन और वैन। लैन, मैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब यहाँ है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे होने का यहाँ कुछ फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। एक और प्रकार की नेटवर्किंग है नंबर 4, जिसे कहते हैं BAN, बॉडी एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा नंबर 4 भी हमारे पास है, हमने 3 ही सुनी है अक्सर, लेकिन यहाँ चौथी है हमारे पास BAN, बॉडी एरिया नेटवर्क। इसका उपयोग बहुत ज़बरदस्त होता है
और हमने कई बार देखा भी है शायद, लेकिन हमने हमसे अपने आप से कभी सवाल नहीं पूछा कि यार ये ऐसा क्यों है। तो देखिए, जब भी आप कंप्यूटर देखते हैं तो पेन ड्राइव लगाने के लिए आगे और पीछे दोनों तरफ सॉकेट दिया होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर का जो डब्बा है, जो बॉक्स है हमारा, जिसको हम सीपीयू कहते हैं हमारा, ये जो सीपीयू है इसके पीछे भी आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं और आगे भी आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। तो आपने सोचा ऐसा क्यों है? या लैपटॉप में दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पेन ड्राइव लगाने की आपको स्लॉट दी जाती है। तो आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों है? जी हाँ, कंप्यूटर के अंदर भी अपने आप में तारों से उसको जोड़ा होता है, नेटवर्किंग की होती है, जिसे बॉडी एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसे आप बस एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं, बस टोपोलॉजी भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे आप जब किसी बस में आप बैठते हैं तो बस में देखा होगा एक तरफ 2 सीट, एक तरफ 1 सीट, या एक तरफ 3 सीट का सेट और एक तरफ दो सीट का सेट होता है। इस प्रकार आप बस को जब कभी देखते होंगे तो आपकी जो बस है उसका एक नियत सिस्टम होता है। यहाँ 2-2 सीटें लगी होती हैं और यहाँ 3-3 सीटें लगी रहती हैं, और यहाँ हो सकता है ड्राइवर कंडक्टर के बैठने की जगह। या अगर छोटी बस होगी तो 1 सीट और 2 सीट हो जाएंगी, या 1-1 सीट भी होंगी, लेकिन दोनों तरफ का बैलेंस बराबर किया जाएगा। इसे बस टोपोलॉजी या बस नेटवर्किंग भी कहा जाता है। आप कभी कोई ऐसी बस मुझे नहीं दिखा सकते जहाँ सीटें सारी एक तरफ ही होती हो। बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। चौथे का तो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही दे दिया है। बहुत छोटा नेटवर्क है, किसी भी कंप्यूटर के आपस में जोड़ ले, कंप्यूटर को या लैपटॉप को ही, तो बॉडी एरिया नेटवर्क या बस एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क कहलाता है हमारे आज के उसमें। हम किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी कक्षा में या किसी भी लैब के कुछ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दें तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। जी हाँ, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो 0 से 10 किलोमीटर तक माना जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 1 से 100 किलोमीटर की दूरी में जब हम कुछ चीज़ों को जोड़ दें, जैसे उदयपुर की हम विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी सारी लाइब्रेरीज़ को आपस में जोड़ दें, जैसे सुखाड़िया की लाइब्रेरी हो गई, पैसिफिक की लाइब्रेरी हो गई, गीतांजलि की हो गई, विद्यापीठ की लाइब्रेरी हो गई, या आपके नोबल्स बीएन की हो गई। तो इस प्रकार सारी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ को आपस में जोड़ दिया जाए कंप्यूटरों को, तो वो आपका कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगर हम पूरी दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम कंप्यूटरों को जोड़ते हैं, तो वो कहलाता है वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। देखिए, पहले में जो सीमा है वो है 0 से 10 किलोमीटर, दूसरे में 1 से 100 किलोमीटर, और यहाँ कोई भी सीमा नहीं होगी। चलिए, अब कंप्यूटरों को अगर हम जोड़ रहे हैं किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग से, तो उसको जोड़ने के लिए भी अलग अलग तरीके होंगे। तो जो जोड़ने की कला है उसको कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, यह एक प्रकार का व्यवसाय स्वरूप हम कह सकते हैं जिसमें हम अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं। तो ये कई प्रकार के अलग अलग डिज़ाइंस में होता है, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो ये आकृति के अनुसार होते हैं। अगर एक बस के रूप में हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरफ 2 सीट, एक तरफ 3 सीट होती हैं, तो वो बस टोपोलॉजी कहलाती है। स्टार के रूप में बीच में सर्वर है, साइड में सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम स्टार टोपोलॉजी कह देते हैं। इसी प्रकार एक गोल रिंग में अगर सब जुड़े हुए हैं तो उसको रिंग टोपोलॉजी कह देते हैं, और अगर सब आपस में ही गुथे हुए हैं तो उसको हम मैश टोपोलॉजी कह देते हैं। और एक मेन सर्वर, उससे फिर 2 सब सर्वर से फिर 3 अन्य कंप्यूटर अगर जुड़े हुए हों तो उसे हम ट्री टोपोलॉजी कह देते हैं। तो ये अलग अलग टोपोलॉजी के प्रकार हैं। यह हाइब्रिड है, इसमें ट्री टोपोलॉजी भी है, मैश भी है। अगर बहुत सारी टोपोलॉजी को जोड़कर अगर एक नई टोपोलॉजी बना ली जाए तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे फाइल एक्सटेंशंस की। जी हाँ, आप कोई भी फाइल जब लेते हैं, जैसे कोई भी इमेज आप फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, कोई भी वर्ड की फाइल लेते हैं, पीडीएफ की फाइल लेते हैं, तो उसका एक एक्सटेंशन होता है, उसकी एक पहचान होती है। आप उस फाइल को देखकर बता सकते हैं कि वो क्या है, वो फोटो है, वीडियो है। अब ऐसा तो है नहीं किसी वीडियो को, फोटो को आप वीडियो बना देंगे,
वो कन्वर्जन करना पड़ता है, फाइल में भी परिवर्तन आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ फाइल एक्सटेंशन बता रखे हैं। कुछ जैसे डॉक्यूमेंट के फाइल हैं, उनमें सबसे पहले आता है .doc, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड डॉक्यूमेंट कहलाता है। 2007 से पहले DOC चलता था, आज की तारीख में डॉक्स चलता है। DOC ये भी माइक्रोसॉफ्ट ओपन XML डॉक्यूमेंट है, उसका .log फाइल के लिए, .msg आउटलुक मेल एक्सेस के लिए, .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए है। फिर पेजेस है, पेज डॉक्यूमेंट के लिए, .rtf रिच टेक्स्ट फाइल में फॉर्मेट है, text, .text, .wpd और WPS, ये अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हैं जो वर्ड में काम आते हैं। उसके बाद ये कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं जो ऑडियो फाइल जिनको आप सुन सकते हैं उनमें काम आते हैं, जैसे .aif ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, .iff इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, .m3u मीडिया प्लेलिस्ट फाइल, .m4a mpeg ऑडियो फाइल, mid फाइल, mp3 आपने सुना होगा, और mp4 होता है तो वो वीडियो हो जाता है। इसी प्रकार .mpa, .ra, .wav और .wma ये सब ऑडियो फाइल के फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट। किसी भी कोई भी वीडियो फाइल जिसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वीडियो फाइल्स कहलाती हैं। .3g2, 3gp, .asf, .asx, .avi, .flv, .m4v, mp4 थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, .mov, .mpg, .rm, .srt, .swf और .vob, ये सब क्या है आपके वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट हैं। इसके बाद हमारे पास इमेज फाइल्स और MS ऑफिस के भी कुछ फाइल्स हैं, जैसे .bmp, .gif, .jpg, .png बहुत उपयोग आता है। कई बार इनका पूरा नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, .jpg, .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है यहाँ पर, .psd फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद है MS ऑफिस की फाइल, .xlr मतलब वर्क स्प्रेडशीट, XLS मतलब एक्सेल स्प्रेडशीट। ये अलग अलग प्रकार की क्या हो जाएंगी आपकी फाइल फॉर्मेट्स हो जाएंगे। बहुत मोस्ट है, कई बार इन पर सवाल पूछ लिया जाता है। फिर कुछ डेवलपर फाइल्स होती हैं, जैसे हमने C++ इन सब की बात की थी। तो किसी भी फाइल जो C में बनाई गई है उसके पीछे लिखा होता है .c। कोई जो C++ पे है तो उसको पीछे लिखा होगा .cpp। तो आप फाइल देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई है या वो क्या है, उसके पीछे क्या चीज़ है, वो वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है। इसके बाद वेब फाइल जैसे जो है, जैसे हम बात कर रहे थे HTML की, तो .html लिखा होता है इसके पीछे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, यहाँ लिखा हुआ आपको सरलता से मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ की। कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से काम कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर की, ओपन सोर्स, और हमने बात की थी कुछ सॉफ्टवेयर्स की, तो देखिए जो कुछ सॉफ्टवेयर है उनमें अपने विंडोज़ में कुछ कीज़ होती हैं जिन्हें हम शॉर्टकट की कहते हैं। ओपन सोर्स में तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज़ है। तो ये जो है, जैसे कोई भी ब्राउज़र है और बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, किसी एक टैब को हमें तुरंत बंद करना हो तो Ctrl+W या Ctrl+F4 का हम इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। और अगर सारे टैब एक साथ बंद हो जाए तो इसके लिए हम Ctrl+Shift+W का उपयोग कर लेंगे। यहाँ याद रखिएगा Ctrl+W से सिर्फ एक टैब बंद होता है, जबकि Ctrl+Shift+W से सारे टैब एक साथ बंद हो जाते हैं। और इसी प्रकार जब दोबारा उन टैब को ओपन करना हो तो Ctrl+Shift और T का उपयोग हम कर सकते हैं, और Ctrl+T से सिर्फ एक टैब बंद हो जाता है। इसी के बाद विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विंडोज़ लोगो +M का इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
कंप्यूटर को लॉग ऑफ अगर आपको बंद करना हो, कंप्यूटर को बंद ही करना आप चाह रहे हो कि नहीं कंप्यूटर बंद करना है, काम हो गया है, तो विंडोज लोगो और एल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्तमान में खुली हुई विंडो को अगर आप बंद करना चाह रहे हैं तो Alt+F4 का उपयोग आप कर सकते हैं। किसी भी फाइल से अगर आप बाहर निकलना चाह रहे हो तो एस्केप का उपयोग आप कर सकते हैं। किसी फाइल में हैं, आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो ECS आप अपने कीबोर्ड पर देखेंगे, साइड में एक बटन होगा, तो आप उसका उपयोग करते हुए फाइल से बाहर आ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास फंक्शंस की मैंने बताया था, F1 से लेकर हमारे पास F12 तक फंक्शन की होती हैं। तो ये जो F1 से F12 के बीच जो फंक्शन कीज होती हैं उनके भी अपने अलग अलग उपयोग हैं। जैसे Alt+स्पेस अगर आप लेते हैं तो कमांड के माध्यम से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, क्लोज जैसे कार्य आप सरलता से कर सकते हैं। Shift+Delete अगर आप एक साथ लेते हैं तो किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है और वहां से वो वापस रीस्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप Shift+Delete करते हैं तो वह परमानेंट डिलीट हो जाता है। फिर उसके बाद है Ctrl+Shift+Space। इन तीनों को एक साथ दबाकर टास्क बार को सीधा खोला जा सकता है। फिर हमारे पास है Shift+Arrow की, इस कमांड से कंटेंट सेलेक्ट किया जा सकता है। फिर Window+L, इस कमांड को कंप्यूटर लॉक करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कमांड E, विंडो E से माय कंप्यूटर एक्सप्लोरर ओपन किया जा सकता है। फिर आपके पास है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका साइज क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है, तो आप यहाँ एरो बटन के ऑब्जेक्ट को चुनते हुए Alt+Enter का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप विंडो का लोगो +R का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर साइज छोटा या बड़ा करने के लिए आप Ctrl+ और Ctrl- को साथ में अगर दबाते हैं तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। फॉन्ट छोटे बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए आप Alt+Tab का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप एक विंडो से दूसरी विंडो में सरलता से जा सकते हैं। नए टैब को खोलने के लिए Ctrl+Tab का उपयोग या Ctrl+T का उपयोग किया जा सकता है। किसी विंडो के मेन्यू में जाने के लिए आप विंडोज लोगो का बटन दबा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज की। तो देखिए, जब दुनिया को कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड देने वाले दिग्गज अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक लॉरेंस लैरी टेसल्स का निधन हुआ तो वह 74 साल के थे। टेसल्स ने ये कमांड 1973 में ईजाद की थी। जी हाँ, आजकल आप देखते हैं अधिकांश काम कंप्यूटर पे सिर्फ यही होता है, कट, कॉपी और पेस्ट। सारी रिसर्च जो भारत में होती है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कट, कॉपी, पेस्ट के माध्यम से पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं हमारे पास, जैसे Ctrl+O। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, टॉगल्स में 6 पॉइंट को स्पेसिंग बिफोर या पैराग्राफ करने के लिए। तो अगर हमको 6 पॉइंट आगे या पीछे जाना है पैराग्राफ में, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, Ctrl+O का उपयोग कर सकते हैं। इसी बार फिर है हमारे पास Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल कंटेंट, Ctrl+B, बोल्ड हाईलाइट्स, Ctrl+C, कॉपी, Ctrl+D, ओपन द फॉन्ट परफॉर्मेंस विंडो, Ctrl+E, अलाइन करने के, मतलब शिफ्ट पूरी लाइन को सेट करने के। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी लाइन सेट है, कोई शब्द आगे पीछे नहीं है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर ये लाइन यहाँ खत्म, यहाँ पे यहाँ पर सब अलग अलग जगहों पर खत्म है। तो यहाँ से अलाइन नहीं है, यहाँ पर ये अलाइंड है। उसके बाद है Ctrl+F, ओपन फाइल बॉक्स के लिए, Ctrl+I, इटैलिक मतलब थोड़ा सा उसको तिरछा करने के लिए, Ctrl+J, अलाइंड सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए, Ctrl+K, इंसर्ट लिंक के लिए। कोई भी लिंक आप डालना चाह रहे हैं जहाँ से आपने कोई चीज़ ली है, आप वहाँ पे, जैसे मैंने जो कंटेंट लिया है, यह राजस्थान ज्ञान नाम की वेबसाइट से कंटेंट लिया गया है, तो मैं चाहूँ तो उसका लिंक यहाँ डालना चाहूँ तो मैं Ctrl+K से उसका लिंक यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है Ctrl+L, अलाइन द लाइन, ये पूरी लाइन को अलाइन कर देगा। फिर है Ctrl+M, इंटेंड द पैराग्राफ, Ctrl+P, ओपन द प्रिंट विंडो। उसका यहाँ से प्रिंट विंडो खुल जाएगी, आप किसी भी चीज़ का प्रिंट दे सकते हैं। जैसे आपको इस पेज का प्रिंट देना है, अगले पेज का या उससे पहले वाले पेज का, तो आप Ctrl+P से दे सकते हैं। फिर है Ctrl+R, इससे आप अलाइन कर सकते हैं लाइन को।
उसके बाद है कंट्रोल एस, सेव द ओपन डॉक्यूमेंट। आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो जो भी काम आपने किया है वो पूरा सेव हो जाएगा। इसी प्रकार कंट्रोल टी, यू, वी, एक्स, वाई, जेड सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। इन सब का उपयोग आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज के रूप में कर सकते हैं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये डेटा जो है, ये जो पीडीएफ है, ये यूट्यूब में भी डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, इसको पढ़ें लगातार। तो पढ़ने से चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। कई बार सवाल पूछ लेता है ऑल्ट प्लस और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस अगर एक को हम दबाते हैं तो क्या होता है। तो याद रखिएगा, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1, जो हेडिंग पहली जो है उसकी टेक्स्ट में चेंजेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपसे अलग अलग शॉर्टकट कीज को पूछा जा सकता है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाया हूं जिनमें से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर का जनक, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज। जी हाँ, कंप्यूटर के जो जनक कहलाते हैं वो चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। ईमेल भेजने के लिए जिस पैकेज का ईमेल भेजना पैकेज भेजने के समान होता है। कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। कंप्यूटर मुख्यतः 2 भागों में विभक्त होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लगभग हम इन सब बातों को पहले कर चुके हैं। किसी डायरेक्टरी के अंदर जो एक डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर भी कोई डायरेक्टरी है तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं सब डायरेक्टरी। फिर है कंप्यूटर में एरर को बग कहते हैं। कंप्यूटर में जो एरर आती है उसे हम क्या कहते हैं, बग। कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव भाग को इंफॉर्मेशन स्टोर कहते हैं। तो देखिए, जहां पर कंप्यूटर ड्राइव में जो इंफॉर्मेशंस हैं उसे हम इंफॉर्मेशन स्टोर कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर पे किया गया कार्य दर्शाता है। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। यूजर डॉक्यूमेंट का जो नाम देते हैं उसे हम फाइल नेम कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर करने व गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बाइनरी अर्थात 0 1, ऑन और ऑफ। सबसे छोटी इकाई 1 बिट, मतलब 1 बिट। उसके बाद हमारे पास है विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाले नेटवर्क को इंटरनेट। मैंने कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, लैन, वैन और मैन। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने का नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। उसके बाद है विंडोज में बाय डिफॉल्ट जब डाटा डिलीट हो जाता है तो उसे रिसाइकल बिन में भेजा जाता है, बशर्ते कि आपने शिफ्ट डिलीट ना किया हो। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपको पोजीशन दर्शाता है उसे हम कर्सर कहते हैं। हमारा जो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसकी जो हार्ड डिस्क थी वो सिर्फ 5 MB की थी। जी हाँ, सिर्फ 5 MB की। और आजकल हम गॉब बाइट तक पहुंच चुके हैं। पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बनाया गया था, वर्तमान में यह है पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक के बनाए जा रहे हैं। कंप्यूटर मॉनिटर का सर्वप्रथम उपयोग 1980 में किया गया था। कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन में दिखाई देने वाले सभी रंग केवल 3 रंग RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू के मेल से बने होते हैं। मैं इसके पीछे का गणित आपको समझा देता हूं। देखिए होता क्या है, हम जो देख पाते हैं हमारी आंखें वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। जी हाँ, हमारे मनुष्य की देखने की जो क्षमता होती है वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में होती है और ये हमारी वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्यता है। तो 4 पे जो होगी वो हो जाएगी आपकी नीला। उसके बाद 0.4 से लेकर 0.5 के बीच में जो होगा वो होगा ब्लू। उसके बाद आपका 0.5 से 0.6 के बीच में हो जाएगा आपका ग्रीन और 0.6 से लेकर 0.7 के बीच में हो जाएगा रेड। तो RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 ऐसे रंग हैं, प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं और कंप्यूटर में ये 3 कलर से ही सारे कलर आगे जाके बनते हैं।
इनके फिर आगे हजारों करोड़ों शेड हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेड जो है उसकी तरंग दैर्घ्यता सर्वाधिक है, इसलिए दूर से दिखाई देगा, इसलिए लाल रंग को हम खतरे का निशान भी मानते हैं। और इसमें ब्लू की तरंग दैर्घ्यता सबसे कम है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड का सर्वप्रथम उपयोग 1968 में किया गया था। हार्ड डिस्क के बाहर के डेटा के आदान प्रदान हेतु हम सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था उसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता था। संसार का पहला फ्लॉपी डिस्क 1970 में बनाया गया, जिसकी स्टोरेज क्षमता मात्र 75.79 KB थी, किलोबाइट थी मात्र। मतलब मुश्किल से कोई एक वर्ड फाइल इसमें आती होगी 20-25 पेज की, इससे ज़्यादा कोई फाइल आने की संभावना नहीं थी। आज का एक गाना भी नहीं आ सकता इसमें, ऑडियो गाना, वीडियो तो छोड़िए आप, .mp3 आ सकता है, वो भी संभव नहीं है। चलिए, अब तक लगभग 17 अरब डिवाइस में इंटरनेट का उपयोग हो चुका है। मतलब जब आप देखते हैं आईपी एड्रेस जो होता है, 17 अरब आईपी एड्रेस बन चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आईबीएम का। डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कॉस्परोव को पराजित किया, और यह 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। मतलब आप कंप्यूटर के साथ अगर शतरंज खेलें तो हो सकता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाए। उसके बाद है दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में चीन के थिएन 1A को शीर्ष स्थान दिया गया है, जो प्रति सेकंड 2.67 क्वाड्रिलियंस गणनाएं कर सकता है। मतलब खरब में गणनाएं, 2.67 खरब गणनाएं 1 सेकंड में करने की क्षमता रखता है। 8 जनवरी 2018 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुणे में भारत के सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया। क्योंकि यह भारत का सबसे तेज और पहला सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इसका नाम सूर्य के नाम पर प्रत्यूष रखा गया है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है प्रत्यूष। और याद रखिएगा, पुणे में एक संस्था है जिसका नाम है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यहाँ पर इसे विकसित किया गया है। और इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है। विकसित किसने किया है? सीडेक ने। और लगाया कहाँ गया है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे में, दोनों पुणे में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अबेकस की। यह पहला प्राचीन यंत्र है जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता था। एसेसरीज कंप्यूटर के लिए एक आवश्यक संसाधन है जिसमें सहायक यंत्र भी कह सकते हैं, जैसे वेब कैमरा हो गया, आपका स्कैनर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब इसके एसेसरीज कहलाते हैं। उसका है एक्सेस कंट्रोल, सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की गई विधि जिसके द्वारा अनाधिकृत यूजर को सूचनाएं और निर्देश पहुंचाने से हम रोक सकते हैं। अगर देखिए डेटा ही चोरी हो गया तो आप क्या करेंगे? एक्सेस टाइम, यूजर द्वारा मेमोरी से जो डेटा प्राप्त करने और निर्देश देने में जो डेटा प्राप्त होने के बीच में जो समय जो प्राप्त होता है, समय जो लगता है, उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। एक्यूमुलेटर एक प्रकार की रजिस्ट्री जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। एक्टिव डिवाइस, ऐसा कोई भी डिवाइस जो वर्तमान में कार्य कर रहा हो एक्टिव डिवाइस कहलाता है। एक्टिव सेल, जहां पर डेटा यूजर के द्वारा कोई भी सूचना रखी गई है, एक्टिव सेल कहलाती है। एक्टिव विंडो, कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय हो। अडप्टर, 2 या 2 से अधिक उपकरणों या साधनों के बीच को जोड़ने के लिए जो हम साधन उपयोग में लाते हैं उसे एडप्टर कहते हैं। एडर, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। एड्रेस, कोई भी पहचान या स्थिति या पता। एल्गोरिदम, अनुदेशों का समूह कहा जा सकता है एल्गोरिदम को। अलाइनमेंट, पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब ए से लेकर जेड तक के सभी शब्द अल्फा न्यूमेरिकल। एनालॉग, यह भौतिक राशि की वह मात्रा है जो तरंगीय रूप में परिवर्तित होती है। उसके बाद हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर, बात इसकी हो चुकी है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की हमने बात की थी। एंटीवायरस,
वायरस लगने से जो सॉफ्टवेयर बचा ले वो एंटीवायरस कहलाता है। इस प्रकार ये बहुत सारी शॉर्ट टर्म्स हैं, जैसे आस्की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कंप्यूटर की अपनी सोच आजकल जो विकसित हो गई है उससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, 8 बिट पर काम करता है। असेंबलर एक प्रकार की भाषा है, असेंबली लैंग्वेज। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको देखने होंगे, ये लगातार आप इनको पढ़िएगा, इनको YouTube पे हम लोग अभी डाल देंगे और आप इनको लगातार याद रखें। इनमें से कई बार पूछ लिया जाता है कुछ एक आध क्वेश्चंस को। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आगे की बात करेंगे।